हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और जो बैलेंस शीट बनाते हो, फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसको वैसे नहीं बनाया जाता। फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपका जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो काउंट नहीं होता, बिकॉज उससे हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते। बिकॉज वहां पर सिर्फ एक प्रेजेंटेशन होता है जो अपने को दिखाना होता है कि भाई ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, like this is a trading account I have, this is a profit and loss account I have, this is something called as P&L appropriation account. I don't know how many of you know this P&L appropriation account, but this is something P&L appropriation account. And similar way we have something called as balance sheet. तो ये आपकी मेथोडोलॉजी से बना हुआ, जैसे अकाउंट्स में आप बनाते हैं वैसा बना हुआ है। बट अकाउंटिंग वर्ल्ड बंद होने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसके बाद मुझे एनालाइज करना है वेदर दिस कंपनी इज गुड और नॉट, और वेदर दिस कंपनी इज डूइंग प्रॉपर और नॉट, या ये लंबे टाइम तक ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम तभी बता सकते हैं जब हम इस कंपनी को एनालाइज करते हैं। बेसिकली इट्स लाइक अ पोस्टमार्टम। किसी की डेथ हो जाती है या समथिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड, देन वी हैव टू गो इन डिटेल एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू अमाउंट्स। हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ये चीज का इससे रिलेशन है, तो ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, तो हमको पता चलता है कि क्या होगा आगे। जैसे कि शेरलॉक होम्स अगर आपने देखा रहेगा, ही माइन्यूटली लुक इन टू द डिटेल्स विच आर देयर, देन ही कैन एस्टिमेट, वो पूरा स्टैब्लिश कर पाता है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड हियर। तो सिमिलर वे, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ये बना तो देते हो, बट क्या आप इसको कभी एनालाइज करते हो? क्या कभी आप पता करने की कोशिश करते हो कि इसमें कंपनी की ऑपरेशनल एबिलिटी कैसी है, कंपनी क्या मैनेजमेंट के डिसीजंस प्रॉपर चल रहे हैं? अगर ये सब चीजें आपको एनालाइज करना है तो ये फॉर्मेट काम नहीं चलेगा, अपने को एक नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। एंड दिस फॉर्मेट इज टेक्निकली नोन एज वर्टिकल स्टेटमेंट। वर्टिकल मतलब ऐसे खड़े में। और मैं आपको ये भी बता के रखता हूं कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो प्रैक्टिकली जो पी&एल अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाते हैं, वो कभी भी याद रखना ऐसे नहीं होता ये जो आप बना रहे हो। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड मेथड। नाउ एवरीवन प्रिपेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्मेट, जिसमें आपने बहुत जगहों पे सीखा भी रहेगा कि वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे बनता है, ये प्रिपरेशन होती है। तो सिमिलर वे मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम वर्टिकल फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक ही सम लिया है, पूरा धमाकेदार सम लिया है, उसमें कॉम्प्रहेंसिव एवरीथिंग इज कवर्ड। और ये सब मैंने खुद ने बनाया हुआ है ताकि आपको मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकूं। तो अब यहां पर मैं चाहूंगा कि आपका पूरा ध्यान हो, कैलसी लेके बैठना है कैलसी लेके बैठो, जो भी लेके बैठना है बैठ जाओ, लेकिन सुनो आप केयरफुली। नाउ दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट। यू नो व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट्स में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी को पता है। जैसे वी इन अ ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये दिख रहा है आपको? सो लेट मी यूज सम डिफरेंट इंक, तो तुमको डिफरेंशिएट समझेगा। ये वाला ले लेते हैं। ये देखो ओपनिंग स्टॉक है। वैसे ही रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री का खर्चा, इससे प्रोडक्ट बनता है। सो बेसिकली हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक है, और यहां पे देख रहे हैं आप क्लोजिंग स्टॉक है। सिमिलर वे ये जो खर्चा दिख रहा है, ये पूरा यहां पर जो मैंने खर्चे लिखे हुए हैं, ये पूरा दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। कितने यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं बेटा? 200 यूनिट्स बना रहे हैं। और 200 यूनिट्स बनाने का जो खर्चा है वो ये रहा। इस साल हमने 200 यूनिट्स बनाए। लास्ट ईयर हमने 100 यूनिट्स बनाए थे, 250 रुपीज के एक। इस साल हमने 200 यूनिट और बनाए, और उसमें से 250 यूनिट्स हमने बेच दिया, और 50 यूनिट्स हमारे पास गोडाउन में पड़ा हुआ है। पूरा कैलकुलेशन समझ लो, अपने दिमाग से सेट करो। पहले मेरे पास कितने यूनिट्स थे बेटा? आई हैड 100 यूनिट्स विथ मी। दिस टाइम आई प्रिपेयर 200 यूनिट्स। Out of total 300 units, we sold 250 units, and right now we have in hand is 50 units. ये भेजे में उतरता है, आपके कैलकुलेशन समझता है। 300 यूनिट थे, उसमें से 250 बेचे, 50 यूनिट्स अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में है। ओके, ये 200 यूनिट्स जो करंट ईयर में हमने बनाए, एक यूनिट कितने का बनाया? तो क्या करेंगे, ये तीनों का टोटल मारो, तो 25 50,000 हो गया। 50,000 डिवाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 200, तो सर ये भी 250 रुपीज का ही एक यूनिट हुआ। या परफेक्ट, दैट्स ओके ना।
उससे क्या हुआ? सो वी अंडरस्टूड कि हमारे पास 100 यूनिट्स 250 यूनिट्स के थे, 200 यूनिट्स हमने और बनाए 250 रुपीज के, 250 यूनिट्स हमने बेच दिए एट 500, डबल प्रॉफिट अपना, मतलब 250 को हम 500 में बेचते हैं, मतलब एक यूनिट हम लोग 100% 50% प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं, सॉरी 100% प्रॉफिट ऐड करके, 250 में 250 ऐड करके हम लोग 500 का बेच रहे हैं। तो ये भेजे में उतर गया। सो वी आर एडिंग 100% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 250 का बनाते हैं, 250 उसमें ऐड करते हैं और 100 रुपए मतलब 500 का बेचते हैं, 100% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये भेजे में उतरा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से रेट पर होगा? ऑब्वियसली हर एक चीज 250, तो ये भी 250 होगा, एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट 12,500। इससे हमको ये समझ में आया कि वी हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 62,500। यहां तक कोई कैलकुलेशन में किसी को कमी है तो बोल दो। दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड, सबको भेजे में उतर गया। ये एक प्रेजेंटेशन है, एक मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझा दिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। नाउ विल मूव। अब आप सभी को मालूम है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां ब्रॉट डाउन होता है, ये तो बचपन से सीखा है आपने। यहां पर जो भी आप देख रहे हो ना ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स था, गुड्स बनाया, गुड्स बेचा, गुड्स है, इतना प्रॉफिट हुआ, प्योरली रिलेटेड टू गुड्स। बट व्हेन वी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हियर वी टॉक अबाउट अदर देन गुड्स मेकिंग। गुड्स बनाने के अलावा भी और भी खर्चे होते हैं। ऑफिस में हमने 4-5 अकाउंटेंट बिठा के रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो ये गुड्स को बेचता है, खुद ब खुद थोड़ी बिकेगा, यू हैव टू मेक अ सेल, तो उसके लिए वी हैव डिपार्टमेंट फॉर दैट। उसके अलावा और भी खर्चे होते हैं। तो यहां पर मैं उन खर्चों की बात कर रहा हूं जो खर्चे अदर देन मेकिंग ऑफ गुड्स हैं, अदर देन मेकिंग ऑफ गुड्स। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दोज खर्चाज आर देयर। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ऑफिस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस एक्सपेंस, व्हेन आई टॉक अबाउट द फाइनेंस ना बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेनली रिलेटेड टू स्मॉल चार्जेस लाइक बैंक चार्जेस, कैश डिस्काउंट, छोटे मोटे खर्चे की बात कर रहा हूं। तो ये जो खर्चे ये हर बार होता है बिजनेस में, ऑफिस हर बार यूज करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बैंक चार्जेस, कैश डिस्काउंट, ये नॉर्मल है बिजनेस में। दिस इज नॉर्मल इन बिजनेस। डू यू अंडरस्टैंड? इट इज नॉर्मल। ओके, ये ऊपर वाला तो नॉर्मल था ही, उसको तो बात ही मत करो तुम, ये भी नॉर्मल है। नाउ समटाइम बिजनेस में वी गेट कमीशन, जैसे हमारा कोई बेचता है तो हम उसको कमीशन देते हैं, हम किसी का बेचते हो तो हमको कमीशन मिलता है, वैसे डिस्काउंट। सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, ये होते रहता है बिजनेस में। व्हाट जनरली डू नॉट हैपन रेगुलर बेसिस पे इज इंटरेस्ट पेड। सर इंटरेस्ट पेड भी नॉर्मल है। बेटा नॉर्मल है, लेकिन अगर तुमने लोन लिया तो तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। गुडविल राइट ऑफ करना, गुडविल राइट ऑफ करना मतलब इनटेंजिबल असेट्स हम जो लाते हैं उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं। जितने भी इनटेंजिबल असेट्स हैं, लाइक डेप्रिसिएशन जैसे हम लोग लेते हैं फिक्स असेट्स पे, वैसे इनटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करते हैं थ्रू द पीएनएल। सिमिलर वे हम लोग कभी कभी अपना असेट उठा के बेच दिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई असेट बेचा, लॉस में बेचा, तो वो भी एक पॉसिबल है। तो लॉस में बेचेगा तो कहां आएगा? यही आएगा, टू सेल ऑफ असेट लॉस में। ये समझा आपको? हेलो, क्लियर है? अब ये सब प्लस होने के बाद 93,500 आया, उसमें 93,500 यहां लिखा, और हम लोगों को इस बार प्रॉफिट आया 55,000 विच इज टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट। ये भी समझ में आया नेट प्रॉफिट क्या चीज है। और ये चीजें तुम अगर ये वीडियो 4 बार देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज को समझने का कोशिश करो। ये नेट प्रॉफिट, अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मुझे मालूम है आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पीएनएल अप्रोप्रिएशन। फर्स्ट थिंग, फोकस ऑन द वर्ड एप्रोप्रिएशन। बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। आपने जो प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट को बांटना होता है, शेयर होल्डर को दे दो, टैक्स को दे दो, ट्रांसफर कर दो रिजर्व में। तो ये जो हरकतें करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट आपने किया करंट ईयर में 55,000, इसका क्या होता है? तो देखो लास्ट ईयर हमारे पास 5,000 प्रॉफिट था, करंट ईयर में 55, और टोटल हमारे पास 60,000 प्रॉफिट है जो हम बांट सकते हैं। उसमें से 15,000 वी आर गिविंग ऑन अ टैक्स, 10,000 हम शेयर होल्डर को देने को रेडी हो गए, 5,000 हमने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में। अब हमने बैलेंस में छोड़ दिया 30, जैसे ओपनिंग बैलेंस है वैसे ये 30,000 क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। और ये क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता, ये जाता है तुम्हारे रिजर्व्स के पीएनएल अकाउंट में।
ये है ना अपने पास, प्रॉफिट है, अभी भी हमने बांटा नहीं है शेयर होल्डर को, अपने लिए रखा है ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझा तेरे को? सो इफ यू हैव अंडरस्टूड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो ये भी बनाया जाता है, इससे हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं। सम पीपल थिंक टैक्स इज एक्सपेंस, टैक्स इज अप्रोप्रिएशन, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐसे बना के दिखाते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आपको? दिस इज व्हाट वी यू प्रिपेयर जनरली इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, इसी चीज को जब मैनेजमेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं या वर्टिकली बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है अभी। शैल वी स्टार्ट? ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस आई टेल यू समथिंग। ध्यान दो सब लोग, मुझे सुनो, मुझे सुनो। यहां जो ओपनिंग दिख रहा है, दिस इज ओपनिंग, दिस इज करंट ईयर में प्रोड्यूस्ड, समटाइम यू कैन कॉल इट परचेस्ड, एंड दिस इज अनसोल्ड। याद रखना इनका आपस में रिलेशन है, इसको एक बॉक्स में डाल दो। ये यहां से यहां तक एक बॉक्स में चला गया। अब देखो तीन चीजें हो गई, ए मेरा सेल्स, बी मेरा खर्चा, सी मेरा प्रॉफिट। ए बी सी, ए मेरा सेल्स, बी मेरा खर्चा। सेल जैसे 1,25,000 का जो गुड्स बेचा है उसको बनाने का खर्चा कितना है, तो ये सब का टोटल माइनस इसका, इसको टेक्निकली COGS बोलते बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई नो मोस्ट ऑफ यू नो। सो ए इज माई सेल्स, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ये सबको समझा? बस इसी रिलेशन से अपने को बनाना होता है। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ वर्टिकल स्टेटमेंट। कैसे वर्टिकल स्टेटमेंट दिखता है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई एम प्रिपेयरिंग वर्टिकल statement. I am preparing for P&L account, but we don't call it P&L account. It is called income statement. क्या बोलते हैं बेटा? इनकम स्टेटमेंट। फॉरेन में P&L बोलोगे पगला जाएंगे वो लोग, समझेगा नहीं आप क्या बोल रहे हो। एंड वर्टिकल स्टेटमेंट स्टार्ट विथ सेल्स, जो भी आपका सेल्स है, और जनरली इसमें जो भी आपका अगर सेल्स रिटर्न होता है वो ऊपर ही ऊपर माइनस कर देना होता है ताकि आपको मिल जाए नेट सेल्स। ऑब्वियसली दिस वुड बी ग्रॉस सेल्स। फिलहाल क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैं मान के चलूंगा यही मेरा ग्रॉस है और यही मेरा नेट भी है। किसी को तकलीफ होगा तो बता देना। दूसरा, इसमें माइनस होगा COGS, वर्किंग नोट नंबर 1। आया कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। COGS कैसे निकालते हैं, ये रहा COGS, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपके पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना था? 25,000 था। आप मुझे सुनिए, गड़बड़ मत करो, सुनते चलो। 25,000 मेरे पास पहले से था, प्लस इस साल कितना प्रोडक्शन किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली बोलूं तो ये 100 यूनिट्स था, उसमें 200 यूनिट्स हमने और प्रोड्यूस किया जिसके लिए हमने 50,000 रुपए खर्च किए। कहां से मालूम पड़ा आपको सर 50,000? अरे कर लेना बाबा, टोटल 20 + 5 + 25 कितना होता है? 50। तो ये हो गया तेरा। अब तेरे पास जो टोटल यूनिट्स है 75,000 है, जो 300 यूनिट्स का है। सब तो नहीं बेचा, तो जो नहीं बेचा उसको माइनस कर दो, उसको नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपने अराउंड 51 यूनिट्स नहीं बेचा, माइनस कर दिया, तो 250 यूनिट्स जो बेचा उसका कॉस्ट क्या है, उसी को बोलते हैं COGS। तो सीधी सी बात है, हमने 50 यूनिट्स जो नहीं बेचा वो 12,500 का था, इसको माइनस कर देते हैं, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट? ये रहा, कैलसी आ गया मेरा भाई 75,000। एक सेकेंड पहले मैं बता दूं, 50 यूनिट्स एक 250 का था, तो 12,500 समझा कैसे आया? 75,000 माइनस 12,500,
इट कम्स टू 62,500 का यूनिट्स है। अब समझ में क्या बोल रहा हूं, मुझे सुन 250 यूनिट जो आपने बेचा है, जिसका सेल्स यहां दिखा रहे हो, उसको बनाने में टोटल खर्चा हुआ है 62,500। उसको बोलते हैं COGS। तो ये रहा COGS, लेट मी राइट 62,500 माइनस करोगे तो मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 62,500। अगर तुझे समझता हो तो, अगर तुझे ये समझ में आ रहा होगा तो देख, एनालिसिस हो गया। कोई चीज अगर 100 रुपए की है, उस पे 100 रुपया प्रॉफिट ऐड करके हम 200 में बेचते हैं। अगर हम देखोगे तो प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना है, 100% है, एंड प्रॉफिट सेल्स पे कितना है, 50% है। वो लॉजिकल है, इससे एनालिसिस हो पाता है, इजीली एनालिसिस हो पाता है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एनालिसिस हो गया। सो दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ सो अभी तक मैंने क्या किया, आपने नोटिस किया क्या? मैंने ना पूरा ट्रेडिंग अकाउंट यहां उतार दिया है, दिस फॉर्मेट। अब अपन पीएनएल की तरफ जाएंगे। सो पीएनएल में हम लोग अगर नोटिस करेंगे, दीज आर नॉर्मल, एंड ये जनरली रूटीन नहीं होता, ये हर बार नहीं होता। दिस इज काइंड ऑफ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब नॉट हैपनिंग एवरी टाइम, ठीक है, विच इज नॉट अ बिजनेस रिलेटेड खर्चा। ये कुछ अलग ही है। देखो, इंटरेस्ट पेड हमने किया, हमने लोन लिया इसलिए इंटरेस्ट पे किया, इसमें डिसीजन मेकिंग का कुछ लेना देना नहीं है। बिजनेस डिसीजन क्या होता है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा कर रहे हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग रिलेटेड है। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, दिस आर नॉर्मल। सो नॉर्मल चीजों को हम अलग कर देते हैं, एबनॉर्मल को अलग करते हैं। अब नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग करके लिखते कैसे हैं, सुनो। तो वो क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से दे विल प्लस operating incomes, they call it operating incomes, and less operating expenses. Understand what is operating is business operational related खर्चा, business operational related income। अब मैं अगर ऑपरेटिंग इनकम बात करूं तो इसको ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे, विच इज नॉर्मल। जैसे यहां पर कितना है, 6,000, 6,000 इज ऑपरेशनल इनकम। सिमिलर वे ये एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और ये तीनों भी इसके अंदर जो आ रहा है, जैसे आपका एडमिन आ गया, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आपका फाइनेंस आ गया, जो दिया हुआ है यहां पर, जैसे 10 10 3,500। सो 10,000 10,000 अराउंड 3,000 एक 500 हो गया। इसका टोटल करो तो अराउंड 23,500 जो खर्चा हुआ है, इट इज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो हमको एक और प्रॉफिट पैदा होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस के डिसीजन से पैदा हुआ प्रॉफिट। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि देखो ऊपर जो है ना वो ट्रेडिंग से पैदा हुआ है, दिस प्रॉफिट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज ओवर एंड अबव डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट। तो बिजनेस में और भी डिसीजन लेते हैं, इस वजह से ये प्रॉफिट आता है। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आप कम कर दोगे तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा कम कर दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा खर्चा करते हो तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो आई वांट टू नो व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, अब इसको प्लस माइनस कर लेते फटाक से। चलिए, 62 में प्लस किया 6,000, माइनस किया 23,500, 45,000 रुपीज इज द प्रॉफिट आउट ऑफ द बिजनेस। ये समझा आपको बेटा? दिस इज कॉल्ड रियल प्रॉफिट। अगर हमको डिसीजन लेना है तो ये प्रॉफिट किसी भी कंपनी का कंपेयर करो, और भी चीजें और भी वैरायटीज ऑफ प्रॉफिट होता है, बट दिस इज वन ऑफ द रियल प्रॉफिट दैट वी कंसीडर। ये जो एबनॉर्मल है ना, ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है ना बेटा, इसको भी काउंट करना पड़ेगा ताकि इससे मैच हो जाए 55 से। अब देखो मैं मैच कराता हूं, ये लिखा। अब उसी तरीके से जैसे मैंने लिखा था ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग वर्ड मैंने यूज किया ना यहाँ पे, आपने नोटिस किया यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग वर्ड यूज किया। उसी तरीके से इसका उल्टा वर्ड यूज करूंगा, विच इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वर्ड देखो मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? अरे मांगड़ू यही प्रॉफिट एंड सेल ऑफ असेट्स, मतलब जो एबनॉर्मल है। सो नॉन ऑपरेटिंग में समझो ये 25,000 रुपए आ गए इधर, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। एंड सिमिलर वे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कौन से सर? ये वाले, इंटरेस्ट पे किया। हाँ, अब यहां पर कैच ये है, ये जो एबनॉर्मल है ना, हालांकि पूरा एबनॉर्मल है, लेकिन इसमें से ना इंटरेस्ट को ना एकदम अलग कर दिया जाता है, इसको साइड में निकाल दिया जाता है और ये दोनों को लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट को अलग कर दे रहा हूं, इंटरेस्ट को अपना एक पर्पस है, वो कैपिटल प्रोवाइडर को पे करते हैं, इसलिए उसको एकदम अलग कर देते हैं लोग। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे गुडविल आपका था, गुडविल राइट ऑफ किया, उसी तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट बेच दिया या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया, ऐसे सब खर्चे यहां आ जाएंगे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो यहां पर फिलहाल मेरे पास कितना है, 5,000। याद रखना मैंने इंटरेस्ट को नहीं लिया बेटा, इंटरेस्ट को नहीं लिया, मैंने इंटरेस्ट को नहीं लिया। 5,000 यहां ले लेता हूं, एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएगा। चलो प्लस माइनस करिए फटाफट, बता दीजिए क्या आएगा। 45 में प्लस किया 25,000 और माइनस किया 5,000, ये आ गया 65,000। अभी भी नेट प्रॉफिट मैच नहीं हुआ है। कहां से मैच होगा? तुमने इंटरेस्ट को अलग कर दिया है 10,000 का, तो मैच नहीं होना है। हाँ कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से लेस करेंगे अब इंटरेस्ट पेड, कितना 10,000 था, और अब दिखाएंगे नेट प्रॉफिट विच इज 55,000। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि वर्टिकली कैसे जा रहा हूं मैं? मैंने किया वही सब चीज है, प्रेजेंटेशन मैटर्स। यहां पर रियल प्रॉफिट ऊपर ही आ गया है, विच प्रॉफिट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इज दिस, वो ऊपर ही आ गया। ये तो टैली करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि भाई इधर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैच हो जाए बस, इसलिए मैच कर रहा हूं मैं। हम अगर 55,000 को प्रॉफिट पकड़ के चलेंगे तो बेटा, अगर किसी कंपनी में गलती से उन्होंने इस साल एक असेट बेच दिया जिससे उनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होता है। और असेट बेचना इज नॉट योर बिजनेस, इट इज नॉट अ बिजनेस ऑपरेशनल प्रॉफिट, समझा क्या? और कभी कभी क्या होता है, किसी ने असेट बेचा और वो लॉस में बिका, उस वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसको भी डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए जो प्रॉफिट लेते हैं वो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां तक समझा आपको? ये टैली करने के लिए क्या, अभी भी पूरा टैली नहीं हुआ है, बिकॉज मुझे ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी इसमें डाल देना है। कोई बात नहीं, आ जाएगा फटाक से। सिर्फ इसमें क्या करना है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसमें ऐड करिए लास्ट ईयर का आपको जो प्रॉफिट था, ओपनिंग प्रॉफिट बोले तो लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट। सो लास्ट ईयर में मेरे पास कितना था, 5,000 था, देखो। सो लेट मी ऐड दैट 5,000 ईयर। टोटल मेरे पास जो अवेलेबल है वो 60,000 है। अब इसमें से बांटना शुरू करिए। बांटने के लिए अपने पास 3 आइटम यहां पड़े हुए हैं, ये रहा। एक टैक्स प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड 1510/5, ये रहा, देखो। लेस आई विल राइट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, बोला करो मेरे साथ, मार खाओगे कभी। टैक्स प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, यार मेरे से टी बन जाता है बार बार, डिविडेंड, एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना कितना था, 1510/5, तो ये रहा 15,000, 10,000 एंड 5,000। लेट्स माइनस दिस 3 फिगर्स। माइनस करोगे तो जो मिलेगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, या इसको कुछ लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, या ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, आप जो भी बोलना चाहो। दिस इज पी एंड एल अकाउंट, जो आपके बैलेंस शीट में दिखता है ना, पी एंड एल अकाउंट, वो यहां से आता है। अगर आप रिलेशनशिप सब एस्टेब्लिश कर लो तो क्या बात होगी, लेकिन मुझे मालूम है तू बेशरम है, तू थोड़ी एस्टेब्लिश करने बैठा इधर। तो हो सके तो वीडियो को 2 बार देखो, मैं तेरी जगह होता तो मैं देखता।
और रादर मैंने देखा रहेगा इसलिए तुम्हें बता पा रहा हूँ। 30,000 तुम्हारे हाथ में है पैसा जो नेक्स्ट ईयर बांटोगे। अब देखो तुम्हारे पी एंड एल अकाउंट से मैच हो गया कि नहीं। सो टोटो पर्पस क्या है? पर्पस ये है, ये जो ट्रेडिशनल पी एंड एल अकाउंट था उसको हमने वर्टिकल स्टेटमेंट में ऐसे चेंज करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड द वर्टिकल फॉर्मेट? तो वर्टिकल फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एनालिसिस नहीं कर सकते। फॉर एनालिसिस पर्पस दिस वर्टिकल फॉर्मेट इज नीडेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और मुझे चाहिए तोते जैसा बायर। तोते जैसा मतलब ग्रॉस सेल्स में से हमने माइनस किया सेल्स रिटर्न, मिला नेट सेल्स, उसमें माइनस करेंगे सीओजीएस, मिलेगा जीपी। जीपी के बाद ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किया, मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, मिलेगा क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। उसमें माइनस किया इंटरेस्ट, मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ये समझा? जिसको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बोलो या प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बोलो चलेगा। उसमें ऐड किया लास्ट ईयर का प्रॉफिट, फिर माइनस किया अप्रोप्रिएशन, मिलेगा तेरे को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये चीजें बाय हेड रखो, इस सम को कॉपी करो, ये सम पूरा एज इट इज कॉपी करो एंड देन मेक द प्रेजेंटेशन लाइक दिस। ओके, हेलो। कुछ उतरता है, समझता है कि नहीं समझता मालूम नहीं। समझा? अब मैं ये चीजें मिटा दे रहा हूं ताकि ये साफ सुथरा दिखे। ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आवे। ये लो कितना साफ सुथरा हो गया। ओके, चलो फटाफट इसको कॉपी करो और अच्छे से जरा कॉपी करना। और जिसको अगर देखना है मैंने क्या लिखा था तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक। एंड दिस वाज 250 के रेट से। दिस आई कॉल्ड नॉर्मल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग इनकम। दिस इज नॉर्मल and this is known as operating expense. This is abnormal and known as non-operating expense. This is also abnormal non-operating income. ठीक है, करिए। चलिए इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। वर्टिकल फॉर्मेट अगर खुद से बनाएंगे तो अच्छा होगा। ये लो कॉपी करो। Now after this we will see how balance sheet is converted into vertical format. यहाँ तक समझा? प्लीज डू इट। एक बार चाहिए तो वापस से हो सके तो वर्टिकल फॉर्मेट को बिना देखे लिखो, प्रैक्टिस करो, भेजे में उतारो। मुझे चाहिए वो आपके भेजे में उतरे, वो बहुत काम का चीज है मेरे। ओके, और यहाँ पे आप नोटिस करना मैंने इंटरेस्ट को अलग से इज्जत दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटर्न टू कैपिटल प्रोवाइडर। डेट कैपिटल, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग चीज है ना, काइंड ऑफ एबनॉर्मल। These are known as normal and normals are treated as operating. I hope you will understand this thing and do it again. वापस से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन ने बना लिया वर्टिकल फॉर्मेट में और अपने को अच्छे से समझ में भी आ गया क्या करना है कैसे। माना मैंने एक ही सम किया लेकिन आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको वर्टिकल फॉर्मेट याद होना चाहिए कि इसके बाद क्या आता है। वो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। नाउ वी आर मूविंग टू द बैलेंस शीट और बैलेंस शीट को भी वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। आर यू रेडी? यस, एक्साइटेड है? मैं हूं, तुम है कि मालूम नहीं मुझे। तो आ जाओ, चलो चार्ज अप, एक्साइटेड आ जाओ। नाउ हियर वी हैव अ बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट रीड करना समझो। बैलेंस शीट कोई भी बैलेंस शीट बेटा उठाएगा ना उसमें हमेशा याद रखना असेट साइड में
नाउ असेट साइड हैज टू पार्ट्स, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। कोई भी बैलेंस शीट उठा लो, हेलो सुन, असेट साइड में दो पार्ट होते हैं, करंट असेट एंड नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर, नॉन करंट असेट दो पार्ट होते हैं, फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट्स। आई रिपीट, नॉन करंट असेट के अंदर दो पार्ट होते हैं, फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने पैसा दूसरों को दिया, फिक्स असेट मतलब हमने पैसा खुद में इन्वेस्ट किया है। लाइक इफ यू बाई प्रॉपर्टी फॉर योर सेल्फ, you are living there, that is a fixed asset. You are using it for any business purpose or personal whatever, but sometimes you give that money to the bank will give it to someone else, but you are interested only in interest, so it doesn't matter for you, it's a investment. तो सिमिलर वे नॉन करेंट एसेट मतलब लंबे टाइम के लिए तुम्हारे पास कोई चीज चली गई है लंबे टाइम के लिए, तो वो दो पार्ट हो गया। अब अंडर दैट ऑल्सो, within that also you have something called as टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। दो होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटेंजिबल। तो ये इस तरीके से चलता जाता है, ये सिलसिला है। करंट एसेट में एवरीवन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट क्लोजिंग स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, एडवांस, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा और कुछ भी होता रहेगा। हैव यू एवर रियलाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दिस? जिंदगी में देखा है कि नहीं इसको कभी? ये बहुत सारे नाम से हो सकता है, समटाइम इट इज लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके होता है यहाँ पे, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लिखा होता है। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के, कभी कभी लिखा रहता है अंडर राइटिंग कमीशन, हेलो, कभी कभी लिखा होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, शेयर्स नहीं होता डिस्काउंट पे अभी इशू, तो उसको इग्नोर करो। तो ये और ऐसे वैरायटीज के टाइप होते हैं। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? फिक्टिशियस एसेट। देखो बेसिक से जा रहा हूं, सुन लो, मुझे मजा आ जाएगा। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस का मतलब होता है फेक, इमेजिनरी। इट्स नॉट एसेट बट इट इज ट्रीटेड एज एसेट बिकॉज इट इज ऑन द एसेट साइड। तो ये तीन पैटर्न पर होता है, दो मेजर साइड होते हैं, करंट एंड नॉन करंट। ये एक अलग से होता है, इसको हम लोग देखेंगे अपने को इसको क्या करना है। सो विल बी लुकिंग इनटू दिस। तो यहां तक एसेट साइड सबको क्लियर है? हेलो, क्लियर है? नॉन करंट एसेट में दो पार्ट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट के अंदर दो, टेंजिबल, इनटेंजिबल। करंट एसेट, करंट एसेट की पूरी स्टोरी पता है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में ये सब एग्जांपल होते हैं, इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। इफ यू आई आस्क यू टाइप्स ऑफ एसेट, तो यू कैन से फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। सो व्हेन यू से फिक्स एसेट, इसमें नॉन करंट एसेट नहीं होता है पूरा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट भी फिक्स एसेट के पार्ट में आ जा रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है, राइट? ओके, चलो ऑन द लाइबिलिटी साइड, ऑन द लाइबिलिटी साइड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारा दिमाग लगाओ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर फंड, मतलब खुद का पैसा या शेयर होल्डर का पैसा, ऐसा। दूसरा होता है लाइबिलिटी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लिया हुआ है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। देयर इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब देखोगे तीन पार्ट हो गए, इक्विटी खुद का पैसा, नॉन करंट लाइबिलिटी बाहर वालों से बोरो किया हुआ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया हुआ पैसा। इसलिए यहां पर जो टर्मिनोलॉजी वो चेंज की गई, यहां पर लाइबिलिटी और इक्विटी वर्ड लिखा गया। पहले पहले ट्रेडिशनल मेथड में बात करूं, जमाना पहले ना लोग ना वहां पर ना सिर्फ लिखते थे लाइबिलिटीज, और फॉरेनर लोग ढूंढते रह जाते थे ये कहां है। इक्विटी इज नॉट अ लाइबिलिटी, आई रिपीट, इक्विटी इज नॉट अ लाइबिलिटी। इक्विटी मतलब मेरा पैसा, लाइबिलिटी मतलब बाहर वाले लोग का पैसा, और करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म बोरो किया हुआ पैसा जो चलते रहता है, रोटेशनल होता है। यहां तक भेजे में उतर गया लाइबिलिटी साइड में। अंडर द शेयर होल्डर फंड ऑल्सो वी हैव अ बाइफर्केशन। अंडर शेयर होल्डर फंड वी हैव इक्विटी से लिया हुआ पैसा, प्रेफरेंस से लिया हुआ पैसा। इक्विटी मतलब रियल ओनर्स, प्रेफरेंस मतलब दे डोंट हैव अ वोटिंग राइट्स बट दे गेट फिक्स रिटर्न ऑफ डिविडेंड। सिमिलर लॉन्ग टर्म से जब पैसा लेते हो तो डिबेंचर से ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन, ये मेजर है जहां से हम लोग पैसे उठाते हैं। उसके अलावा करंट लाइबिलिटी में वी कैन सी दीज आर देयर, वो तो पता है अपने को। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, बैलेंस शीट नहीं समझेगा ना तो जिंदगी खत्म है, फिर मतलब नहीं है तुम फाइनेंस पढ़ के टाइम पास कर रहे हो फिर तो। बट आई होप यू पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, व्हाट द बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट। आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अब हम लोग बनाएंगे वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट को। तो एक चीज समझने की कोशिश करो, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो, आई डोंट नो,
हम ये बता के छोड़ रहा हूं, बैलेंस शीट होता है, बचपन से क्या सीखा है, यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, यहाँ असेट्स होता है, या याद रखना ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ डेबिट क्रेडिट कभी गुस्ताखी मत करना गलती से भी लिखने का। डेबिट क्रेडिट होता नहीं, दिस इज नॉट अकाउंट, दिस इज स्टेटमेंट। ये एक सिर्फ बैलेंसेस यहाँ पे आके लिखे जा रहे हैं। नाउ असेट साइड में ज्यादातर कौन से वाले होते हैं, जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, ऑल द लेजर्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस, जिसमें रियल अकाउंट तो होता ही है बाय डिफॉल्ट। दूसरा समटाइम पर्सनल अकाउंट्स, मतलब किसी से पैसा लेने का बाकी है, रिसीवेबल्स, ऑल कम्स ऑन द असेट साइड में। असेट साइड में क्या आता है बेटा, असेट साइड में रियल अकाउंट आता है और पर्सनल अकाउंट्स आते हैं जो रिसीवेबल है। लायबिलिटी साइड में जब आप देखोगे जाके, यहाँ पर कौन से बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज आती है बेटा, ओनली पर्सनल अकाउंट, नथिंग एल्स विल कम, विच आर पेबल्स आइदर टू द ओनर और टू द आउटसाइडर और टू द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होल्डर। दिस इज द बैलेंस शीट, ये सबको मालूम है। माई क्वेश्चन टू यू इज दैट कैन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट लाइक दिस, क्या हम बैलेंस शीट ऐसे बना सकते हैं, मुझे असेट यहां लिखना है और इक्विटी लायबिलिटी यहां लिखना है, हाँ या ना, बस इतना बताओ, बाकी सब मत बोलो। दूसरा, हम लोग जब असेट बनाते हैं तो हम लोग फिक्स असेट ऊपर रखते हैं, करंट असेट नीचे रखते हैं, राइट और नॉट। क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, करंट असेट ऊपर रख के फिक्स असेट नीचे रखो। तुमको कोई तकलीफ हो रही है तो बोल दो, ब्रेन को महसूस हो रहा है कि सर क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, हमने बचपन से इतना मेहनत से सीखा है, ऐसा होता है, आप चेंज मत करो, बट मैं कर रहा हूं। यहां पर हमको मालूम है इक्विटी होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी होता है। इफ आई प्रिपेयर लाइक करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड इक्विटी, डू यू माइंड इफ आई प्रिपेयर समथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा नहीं बना के इफ आई मेक लाइक दिस, आर यू फाइन विद दिस, क्या तुमको चलेगा, हाँ या ना, बस इतना जवाब दो, हाँ या ना। सर, अरे सर वो नहीं, हाँ या ना, ना। क्यों ना, हु टोल्ड यू कि ऐसे ही बनना चाहिए जो ऊपर मैंने बनाया है, ऐसे नहीं बनना चाहिए, ऐसा किसने बोल दिया, भगवान ने आके बोला आपको, नहीं सर ये लॉ में लिखा है, मुझे वो पेज बताना जरा लॉ का, तो जहां लिखा ही है। जो लॉ पढ़ते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लॉ पढ़ते हो, आई एम सो हैप्पी। शो मी द पेज वेयर इट इज रिटन, वेयर द फॉर्मेट इज गिवन। डू यू नो वेयर इट इज रिटन, नहीं, तो सालो बोलते कैसे हो फिर, when you don't know where it is written, how can you say that? So if you don't agree to something, you must show some proof. Now I'll tell you what, you know Microsoft company, okay, you might not be knowing, you know Apple, these are famous companies or not, they prepare balance sheet like this. I mean to say, in USA balance sheet is prepared like this, you can go and download and you can check. इंडिया में बैलेंस शीट ऐसे बनता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इन्फोसिस, व्हेन आई टॉक अबाउट रिलायंस, they prepare balance sheet like this. In India we prepare balance sheet like this, जो आप जानते हो। चलो बताओ रॉन्ग कौन बना रहा है, इंडिया वाले या यूएस वाले? इसका जवाब मैं देने वाला नहीं हूं कि रॉन्ग कौन बना रहा है, ये आप पता करके बताओ कौन रॉन्ग बना रहा है। रॉन्ग तो कोई बना नहीं रहा होगा सालो, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ये तो उससे भी बड़ी कंपनीज है, दे आर द बिगर देन द इन्फोसिस एंड रिलायंस, या सो इफ दे आर मेकिंग टाइल लाइक दिस, then this should be a real format, this should be good format, but unfortunately you don't know the answer. मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, जाओ गूगल पे ढूंढो, गूगल को पूछो। मैं तो कभी वो चीज बताया ही नहीं आपको, मैंने कभी डाउट पूछा ही नहीं। Now I'll come to the vertical format. Now when I talk about the vertical format, vertical balance sheet, so I am going for the vertical balance sheet, okay. चलो वर्टिकल बैलेंस शीट, अब देखो इसी बैलेंस शीट को मुझे वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट पे अटेंशन टू मी। सी दीज आर माय मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग मनी,
डू यू सी दिस वन? इसको बोलते हैं बेटा सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसे मैंने कहां से लाए? तो मैंने खुद के पैसे लाए और मैंने बोरो करके पैसे लाए, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस फर्स्ट, सोर्सेस ऑफ फंड्स। देन दीज आर माय एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, हाउ आई यूज दिस मनी। सो इसको बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो मैं हमेशा एक स्टोरी के जैसा जाऊंगा, मैं ये बोलूंगा कि पहले मैं बताऊंगा आपको मैंने पैसे कहां से लाए, लाइक दिस आई विल टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ फंड्स, मैंने पैसे कहां से लाए। ओके, like this, my first source is my shareholder funds. Listen to me very carefully. When I talk about shareholder funds, I talk about equity, I talk about owned funds, I talk about proprietor funds. These are different names of same thing. याद रखना, when I say the word equity, I don't mean only equity. Equity includes two things. So A is my equity shareholder funds. You need to carefully look into what I am doing. Equity shareholders funds. So when I talk about equity shareholders funds, उसके अंदर क्या आता है? Equity share capital plus reserves and surpluses minus any miscellaneous expenditure which are losses not written off. If I ask you, can you give me the amounts? Yes, you can. Look at the shareholder capital. This is 2 lakh, 2 lakh, and this 5,000. So let's go here. So 2 lakh rupees is my capital, 2 lakh is with me as reserve, and minus 5,000 which are losses. सब प्लस माइनस करके कितना हो रहा है? 4 लाख हो, 4 लाख हो गया, 4 लाख में से माइनस कर दिया तो 3,95,000 is my one source. This is my amount column. So I have 3,95,000 as my equity fund, equity shareholder fund. So let me highlight this. This amount is 3,95,000. If anyone asks me how much share capital I have, then my capital is only 2 lakh. But if I ask you my total net worth, then total net worth में इसको net worth भी बोलते हैं बेटा. Before I forget it, शेयर होल्डर फंड बोलो, इक्विटी बोलो, ओन फंड बोलो, प्रोप्राइटर फंड बोलो, नेटवर्थ बोलो, ये सब एक ही चीज है. अब दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, इक्विटी शेयर होल्डर फंड. सो इसको शॉर्टकट में मैं लिखता हूं इक्विटी शेयर होल्डर फंड. दिखाई दिया? दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. से दे डोंट कॉल फंड. व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिजर्व्स. इनका कोई रिजर्व्स नहीं होता. अब यहां पर जाइए, फटाक से बताइए मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है. सो इट इज 2 लाख. सो लेट मी राइट दैट 2 लाख एज वेल. सो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख रहा हूं. नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच इज माय शेयर होल्डर फंड, देन आपको क्या करना पता है? इन दोनों का टोटल मारना है. 5,95,000 इज माय टोटल शेयर होल्डर फंड. देखो, इफ यू आस्क मी व्हाट इज माय इक्विटी, इक्विटी इज दिस. If you ask me what is my net worth, my net worth is this. Follow the color. Proprietor fund, this. Own funds, this. But if you ask me what is my shareholder fund, then I told you 3,95,000. ये ऐसे चलता है. I hope I'm making sense to you. देखो इसको. So shareholder fund is a combination of equity shareholder fund as well as preference share capital. तो अपने को इतना समझ में आ गया शेयर होल्डर फंड मतलब क्या. तो आई एम राइटिंग है शेयर होल्डर फंड इज नथिंग बट इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल.
ये जानते रहिए फॉर योर नॉलेज. बट वेनेवर आई से वर्ड इक्विटी, whenever I say word equity, I don't mean only equity shareholder fund, I also mean preference share capital. Clear? ये सब ठंडे दिमाग से उतार लो. Now I am moving to another source of my funds. मेरे पास जो source of fund था, एक मेरा खुद का पैसा जो मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट. Now I am moving to the second source of fund. Second source of fund is my borrowed fund. इसको बोरोड फंड भी बोलते हैं, इसको लॉन्ग टर्म डेट भी बोला जाता है. बोरोड फंड बोलो या लॉन्ग टर्म डेट बोलो, बात एक ही है. ये मैंने बोल दिया. शॉर्टकट में LTD बोलते हैं या BF बोलते हैं, बोरोड फंड. इसमें क्या आता है? अगेन इसमें टू पार्ट्स. सम आर नोन एज सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन में जनरली आप बैंक से लोगे, जिसको टर्म लोन बोला जाता है. पब्लिक से लोगे ऐसे. और मान लो अपने पास जो अनसिक्योर्ड है, से डिबेंचर. आई एम गिविंग एग्जाम्पल. समझो डिबेंचर है, से 15% डिबेंचर. सो इफ एनीवन आस्क मी व्हाट इज माय लोन अमाउंट, तो देखो लोन अमाउंट में आप देखो, ये डिबेंचर को अलग कर दो, ये दोनों एक साथ हो गए 1,50,000. तो देखो सिक्योर्ड की बात करूं तो 1,50,000 दोनों मिला के 1,50,000 का मेरे पास सिक्योर्ड लोन है. एंड डायरेक्टली यहां पर 50,000 का अनसिक्योर्ड है. टोटल लोन अगर मैं बात करूं तो थर्ड कॉलम में जाएगा 2 लाख. इतना मेरे पास पैसा है. मतलब आई हैव 7,95,000 विथ मी एज फंड फॉर इन्वेस्टमेंट. इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स, या इसको लॉन्ग टर्म फंड्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. डेट्स नहीं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म फंड्स बोल रहा हूं. नाउ यू लुक एट दिस फॉर्मेट एंड लेट मी नो तेरे को क्या नहीं समझा. अब अगर मैं तुझे बोलूं, इफ आई टेल यू हाउ मच बोरोड फंड आई हैव, तो आप ऐसे बोलोगे बोरोड फंड सर 2 लाख. लॉन्ग टर्म डेट्स बोलूं तो आप बोलोगे 2 लाख. उसके अंदर अगर आप बात करना चाहते हो, जैसे कि आप बोलना चाहते हो सिक्योर्ड कितना है तो 1,50,000, अनसिक्योर्ड कितना है तो 50,000. ये इस तरीके से चलता है. दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस वर्टिकल बैलेंस शीट. एक पार्ट ऐसा बनता है, दिस इज वर्टिकल बैलेंस शीट. समथिंग डिफरेंट राइट, है यही चीज, अमाउंट यहीं से उठा रहा हूं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनको 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 ऐड करके बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड. अब इन पैसों को यूज करना है, तो नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट मेरा क्लोज हो गया, आई गॉट द टोटल ऑल्सो. अब ये 7,95,000 को मैं यूज करूंगा बिजनेस में. आई शो यू हाउ. So that second part is which we are using is called application of fund. Application of funds का मतलब होता है use of fund. सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? We will buy a fixed asset. Very good. In the fixed asset we have something called as tangible फिक्स्ड एसेट. फॉर्मेट वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. अब याद रखना, whenever we talk about tangible fixed asset we are supposed to show ग्रॉस ब्लॉक, मतलब टोटल कॉस्ट. यहां पर कॉस्ट बताया जाता है, लेस उस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन हो गया है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या PFD बोलो, अभी तक उस पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ है. देन यू डायरेक्टली गेट समथिंग कॉल्ड एज नेट ब्लॉक. इसको आप WDV के नाम से भी जानते हो. ज्यादा से ज्यादा नोमेनक्लेचर यूज करो ताकि आपको आइडिया रहे. नाउ लुक एट दिस, आई हैड 6 लाख, 1 लाख डेप्री, 5 लाख का अमाउंट. तो देखो 6 लाख, लेट मी राइट क्लोज एज पॉसिबल,
1 लाख माइनस किया, आई गॉट हाउ मच, 5 lakh rupees as this. This is tangible. Second part is called intangible. I hope you know what is intangible asset. All your goodwill, patents, ये सब ले लिख देता हूँ. Goodwill, patents, trademark, etc. इसका जो भी वैल्यू बचा होता है वो एज ऑफ नाउ इन आवर बैलेंस शीट हाउ मच वी हैव is 1 lakh. So total 1 lakh. If anyone asks me what is my total fixed asset, तो इन दोनों का टोटल मारूंगा, मैं बोलूंगा 6 लाख. इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ 7,95,000 6 लाख इज इन्वेस्टेड इनटू फिक्स एसेट. ओके, परसेंटेज निकालना है तो आप निकाल सकते हो. 6 लाख डिवाइड बाय 7,95,000. यहां तक समझ में आया? सो दिस इज फिक्स एसेट. अब कलर करके बात करूं, I'll tell you. If anyone asks me how much tangible fixed asset I have, then I will talk about 5 lakh. But if anyone asks me intangible, I'll talk 1 lakh. But अगर मुझे कोई बोलता है कि बताओ तुम्हारा फिक्स एसेट कितना है, तो मैं बोलूंगा 6 लाख, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आता है. ओके, दिस इज वन एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अब याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है. वन इज कॉल्ड ऑल योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट. अनदर वन इज कॉल्ड योर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. इसका सिंपल मतलब ये है बेटा, एक होता है जहां से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो या जहां पे फिनिश गुड्स बेचते हो, रिलेटेड टू योर बिजनेस इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट. मतलब जहां से मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं उस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट. एंड कुछ अलग ही, मतलब जैसे मान लो मैं बनाता हूं मार्कर, मैंने मूवीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिल्म इंडस्ट्री में. नाउ दिस इज अ डाइवर्सिफिकेशन. मे बी आई वॉन्ट टू गेट इन टू सम अदर बिजनेस एज वेल. देन वो टाइप के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, विच इज नॉट रिलेटेड टू माई ट्रेडिंग एक्टिविटी. तो इट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड. दोनों मिला के, दोनों भी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, सो दैट अमाउंट इज 1 लाख. सो लेट मी राइट हियर, बोथ टेकन टुगेदर इज 1 lakh rupees. So just to tell you, out of 7,95,000 6 lakh फिक्स एसेट में डाला, 1 lakh मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है. My third is different. Just listen to me very carefully. It's called working capital. I know most of you know what is working capital. It's simply current asset minus current liability. So when I want to write current asset minus current liability, I'll write like this: current liability. Under current liability also we have a breakup called quick current liability. So we call it quick asset, which can easily be converted into cash, where I know the time when it will get converted into cash. Now you tell me, इसमें से आपको कौन सा वाला क्विक लग रहा है, जिसको आप टाइम दे सकते हो, बता सकते हो कि ये इतने टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा कैश फॉर श्योर. तो आई टेल यू, क्लोजिंग स्टॉक. आपके पास माल पड़ा है, कैन यू टेल मी एग्जैक्टली व्हेन दिस माल कैन बी सोल्ड? यू कैन गिव मी अप्रोक्सीमेट डेट, बट यू कैनॉट बी श्योर. तो ये नॉन क्विक हो गया. डेटर, अब डेटर को जब आप बेचते हो तो 2 महीने का टाइम दे रहा था, तो यू नो 2 महीने में आना चाहिए, आए नहीं है वो बात की बात है, दैट इज योर एबिलिटी, बट देर इज अ टाइम लिमिट, सो दिस इज क्विक. नाउ यू हैव गिवन समवन एडवांस, कुछ एडवांस रेंट पे कर दिया है, कैन यू गेट दैट मनी बैक? नो सर, दैट्स नॉन क्विक. कैश एंड बैंक, इट इटसेल्फ इज अ मनी, so it is quick. Short term investment, you have invested this money into somewhere, so you know when to, जैसे अभी बैंक में रखा है तो कभी भी निकाल के ला सकता हूं, it is quick. So I have 3 quick and 2 non quick. You can take multiple examples where we can find out quick and non quick. आपके नॉलेज के लिए बता के रखता हूं, there are
this and this are treated as non-quick because you don't know the timing. Rest any other current asset will be treated as quick. अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेट्स राइट दिस नाउ देयर। सो डेटर, कैश बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सो दीज आर माय क्विक्स। सो आई विल राइट डेटर्स जिसमें बिल रिसीवेबल आ गया, कैश बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को हम लोग क्विक की कैटेगरी में रख रहे हैं। सो लेट मी क्विकली फाइंड आउट द अमाउंट्स। 40, 50, 30। सो 40, 50 एंड 30, टोटल मारो 120, इधर ही टोटल कर दिया बिकॉज वो कॉलम्स है ना मेरे। बी इज कॉल्ड नॉन क्विक। सो लेट्स फाइंड आउट नॉन क्विक एसेट कौन है जिसका टाइम नहीं पता मुझे, कब वो कैश में कन्वर्ट होगा नहीं मालूम। इसमें आता है इन्वेंटरीज और यू कैन कॉल इट स्टॉक। अब इसमें स्टॉक बोले रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, कुछ भी रहने तो सब आ गया, एंड प्रीपेड एक्सपेंस, दैट इज योर एडवांसेस। चलो फटाफट देखो, बताओ कौन है। एक 15 है और एक 10 है, वेरी नाइस। 15 एंड 10, तो ये तेरा हो गया 25,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी कहां लिख दिया यार मैंने, करंट एसेट लिखना था, सॉरी। ठीक है, दोनों का टोटल मारो कितना हो गया, 145। ठीक है, so my total of quick and non-quick is 145, so this is my current asset, and now you know what is to be subtracted, current liabilities. And the current liability also we have something called as quick liabilities, जिसको पैसा देना कब है अपने को पता है, और इसमें होता है नॉन क्विक लाइबिलिटी जिसको पैसा देना कब है अपने को नहीं मालूम, मतलब नो टाइमिंग is as such given. Now look at this. क्रेडिटर अपने को पता होता है कब देना है, इट्स अ क्विक लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वी नो दैट। टैक्स प्रोविजन, अब ना बहुत सारे लोग टैक्स प्रोविजन को क्विक में लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते, फिलहाल हम लोग इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्विक ले रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड वी नो व्हेन टू पे। बैंक ओडी, बैंक इज नेवर इंटरेस्टेड। अगर मान लो आपने बैंक से लोन लिया और बैंक वाला आपको रोज फोन कर रहा है, बोल रहा है कि अरे तुमने ईएमआई नहीं भरा, ईएमआई नहीं भरा, और आप पैसा नहीं भर रहे हो, पैसा नहीं भर रहे हो, आपने जाके अचानक से गुस्से में आके पूरा पैसा दे दिया, तो चलो बताओ बैंक वाला खुश होएगा कि दुखी होएगा? सर खुशी हो जाएगा, क्योंकि मैं तो रोज उसको फोन कर रहा था। पागल, वो बोलेगा अरे मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा था, पूरा पैसा दे दो, इंटरेस्ट देते रहो। उसको कभी भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम उसको पूरा पैसा चुका दो, मतलब वो कभी भी उस चीज को टाइम नहीं देगा कि भाई तुम इतने तारीख को चुका दो, तू रख रख जब तक रखना चाहे, बस तू इंटरेस्ट देते जा। तो इसका कभी टाइम नहीं होता, इट्स अ नॉन करंट क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक लायबिलिटी। सो यहां पर आ जाओ, तो यहां पर क्या क्या आ गए क्विक लायबिलिटी में तेरे? सो यू हैव योर क्रेडिटर्स विच इंक्लूड बिल्स पेएबल, क्या क्या लिखा है मैंने वहां पे, आउटस्टैंडिंग, टैक्स प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, टैक्स प्रोविजन, प्रपोज्ड डिविडेंड। कितना गंदा राइटिंग आ रहा है ना, मजा नहीं आया, अभी अच्छे से लिखना चाहिए, तुमसे तो अच्छा राइटिंग बनाऊं कम से कम मैं। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टैक्स प्रोविजन, प्रपोज्ड
डिविडेंड। ये हुई ना बात। अब आई हैव टू राइट ऑल द अमाउंट्स। चलो क्विकली, 10 10 15 10। चल भाई इधर। अरे कितनी भी अच्छी राइटिंग बना रहा हूँ, गंदा ही दिख रहा है। ठीक है, 10 10 15 10। दिस इज 30 45,000 अपना क्या है, क्विक लाइबिलिटी है। चलो बी नॉन क्विक लाइबिलिटी, जिसको टाइम नहीं दिया होता है। इसमें एक ही नाम आता है, फेमस है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको कैश क्रेडिट भी बोलते हैं बेटा, कैश क्रेडिट। ठीक है, ये 5,000 है। चलो दोनों का टोटल कर दिया 50,000। अब ठीक से देखो, आपका वर्किंग कैपिटल कितना आएगा बताओ, चलो फटाफट बता दो। वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट हमने 1,45,000 का किया, जिसमें से हमारे पास जो क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्स, उनको पैसा रोक के रखा है 50,000। मतलब अपने को पॉकेट से कितना लाना पड़ा एज अ वर्किंग कैपिटल। फॉर वर्किंग कैपिटल अपने को पॉकेट से कितना लाना पड़ा, तो कितना लाना पड़ा, 1,45,000 माइनस 50 कम्स टू 95,000। सो इधर पे लिख दूंगा 90, अरे पागल, 95,000। अब ऊपर से आओ, 6 लाख, 1 लाख एंड 95,000 टोटल करो, 7,95,000। अगर तुझे याद आया हो, यही था तेरा सोर्स और यही तूने यूज कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये तूने यूज कर लिया। आप देखो जरा, पूरा देखोगे तो आपको दिखाई देगा। ये देख रहे हो बैलेंस शीट, ये रिमेंबर यू हैड 7,95,000। सो एप्लीकेशन में फिक्स असेट में 6 लाख डाला, 1 लाख तुमने इन्वेस्टमेंट में डाला, एंड वर्किंग कैपिटल में तुम्हारा 95,000 है। टोटल मिला के 7,95,000 का ब्रेकअप मिल गया। दिस इज योर वर्टिकल फॉर्मेट। आपको समझा वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है? सो अगर पूरा बनाओगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये पूरा बनाओ।